तो ये कहानी स्टार्ट होती है साल 1970 में, जब भारत ने पहली बार ईरान के साथ नेगोशिएशन स्टार्ट किए थे ताकि वो चीता को फिर से भारत में एक बार ला पाए। हर नेगोशिएशन में कोई ना कोई लेन देन होती है। उसी तरह इस नेगोशिएशंस में भी एक एक्सचेंज फार्मूला बनाया गया जिसमें कहा गया कि भारत एशियाटिक लॉयंस के बदले ईरान से एशियाटिक चीता लेगा। अब इसमें एक दिलचस्प बात यह थी कि जो एशियाटिक लॉयन है वो सिर्फ इंडिया के गुजरात में पाए जाते थे और जो एशियाटिक चीता है वो सिर्फ ईरान में बचे हुए थे। तो ये एक अच्छी डील थी जिसमें दोनों देशों का फ़ायदा था। पर जब ये नेगोशिएशंस हो रहे थे उस समय ईरान में वहाँ के महमूद शाह रज़ा पहलवी की सरकार थी। बट जब 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ तो उनकी सरकार गिर गई। Daily, it has become more difficult to look at the scope of opposition to the Shah of Iran and still see his monarchy surviving. The Ayatollahs are committed to the ouster of the Shah and nothing less than that. They chant "Makba Shah," death to the Shah. तो जैसे ही उनकी सरकार गिरी ये डील भी रुक गई। 1979 के करीब 30 साल बाद भारत ने फिर से एक कोशिश की चीता को लाने की, पर इस बार जब भारत ने ईरान से रिक्वेस्ट किया चीता रिलोकेशन के लिए तो उन्होंने ना सिर्फ चीता रिलोकेशन के लिए ही नहीं बल्कि उन्होंने चीता के क्लोनिंग से भी मना कर दिया। तो अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि ये जो 2009 का दौर था उस समय ईरान एक बहुत ही टर्बुलेंट पीरियड से गुजर रहा था। That technical review basically means Iran wants to keep the bulk of its enriched uranium at home, something the Americans are unlikely to accept. They're growing increasingly impatient and haven't ruled out tougher sanctions. ये पीरियड था जब ईरान में न्यूक्लियर क्राइसिस चल रहा था, यूएस के सैंक्शंस थे और बहुत सारे प्रेशर्स थे। तो उस समय वो किसी भी तरह के नेगोशिएशंस के लिए रेडी नहीं था, इवन दो इंडिया के बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिलेशंस थे ईरान के साथ। तो ये भारत के लिए एक चैलेंज था कि वो अब चीता को कहाँ से लाएंगे। तो उस समय के जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर थे हमारे जयराम रमेश, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई राजस्थान के गजनेर में, जिसमें सारे एक्सपर्ट से ये डिस्कस की कौन सी दूसरी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है जिससे इंडिया फिर से चीतास को रिलोकेट कर सके। तो इस कॉन्फ्रेंस में जितने भी एक्सपर्ट्स थे उनके अंदर ये सहमति बन गई कि जो चीता है हम उन्हें सदर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ जैसे कि नामीबिया, बोट्सवाना और साउथ अफ्रीका से ला सकते हैं। एक्सपर्ट्स काफ़ी स्ट्रांगली बिलीव करते थे कि अफ्रीका से इंडिया में चीता रिलोकेट कर सकते हैं। ऐसा उनका इसलिए मानना था क्योंकि सेरेंगेटी नेशनल पार्क, जो कि चीतास के लिए एक बहुत ही अच्छा हैबिटेट माना जाता है, वहाँ पे भी जो चीता के कब्ज़ हैं उनका मॉर्टिलिटी रेट करीब 90% है। तो एक्सपर्ट्स का मानना था कि इससे बुरा क्या ही हो सकता है। तो इसीलिए वो स्ट्रांगली बिलीव करते थे कि वो इंडिया में चीता को रिलोकेट करेंगे तो हो सकता है कि उनकी जो मॉर्टिलिटी रेट है वो कम हो। पर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। 2012 में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट PS नरसिम्हा ने सुप्रीम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट किया कि इस रिलोकेशन प्रोजेक्ट पर स्टे लगाया जाए। इसके लिए उनकी दलील ये थी कि जो कूनो नेशनल पार्क जहाँ पे गवर्नमेंट प्लान कर रही थी चीतास को रिलोकेट करने का, वहाँ पे ऑलरेडी एशियाटिक लॉयंस को रिलोकेट करने का एक प्रोजेक्ट चल रहा था जो कि अपने एसर्टेन टाइम से डिले हो चुका था। उन्होंने ये भी बताया कि शायद से अफ्रीकन चीता के लिए कूनो का क्लाइमेट सही नहीं है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनकी दलील ये थी कि कूनो नेशनल पार्क में जो एशियाटिक चीता है उनके लिए इनफ प्रे या मांस नहीं है, तो वो उनके लिए सस्टेन करना एंड वहाँ पे शिकार करना एक मुश्किल काम हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं कारणों से इस प्रोजेक्ट पर स्टे लगा दिया। बट रिसेंटली 2020 में एक अच्छी खबर आती है जब सुप्रीम कोर्ट फाइनली इस ऑर्डर पे स्टे हटा देता है। एंड सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर में ये कहता है कि इंडिया को एक्चुअली ट्राई करना चाहिए चीता रिलोकेशन एज अ पायलट प्रोजेक्ट, ताकि उन्हें एक्चुअल में पता चले कि ये प्रोजेक्ट सस्टेनेबल है या नहीं, एक्चुअली चीता इंडिया में सस्टेन कर पाएगा कि नहीं। चीता एज़ पर IUCN रेड लिस्ट एक वल्नरेबल स्पीसीज़ है। अगर हम अफ्रीकन चीता के नंबर्स देखें तो आज की डेट पर करीब 7000 से भी कम अफ्रीकन चीता बचे हुए हैं। और अगर हम बात करते हैं एशियाटिक चीता की, जो कि 1952 में ही भारत से एक्सटिंक्ट हो चुके थे, वो आज की डेट में सिर्फ 12 बच गए हैं, जो कि सारे ईरान में हैं। तो आखिर इंडियन गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को लेकर इतनी इंटरेस्टेड क्यों है? इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला, चीता इंडिया का एक बहुत ही पुराना नेचुरल स्पीसीज़ है। इवन चीता का जो नाम है वो ही एक संस्कृत वर्ड से निकला है।
दूसरा रीज़न ये है कि चीता जंगल के फूड चेन को और इवॉल्व करेगा और ज़्यादा बढ़ाएगा। तो चीता सिर्फ जंगल में बैलेंस बनाने का ही काम नहीं करता। चीता दूसरे जो प्रेडेटर्स होते हैं, दूसरे जो छोटे प्रेडेटर्स होते हैं, उनके लिए भी फूड अवेल कराता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर गवर्नमेंट चीता को रिलोकेट करेगी तो करेगी कैसे। ये हमें पता चलता है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट एंड नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के जॉइंट रिपोर्ट से। इसमें सबसे पहले गवर्नमेंट ने उन एरियाज़ को मार्क किया जहाँ पे 1952 के पहले एशियाटिक चीता भारत में पाए जाते थे। इंडिया में एशियाटिक चीता मोस्टली 3 स्टेट्स में पाए जाते हैं। वो थे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। इवन जो आखिरी जो 3 चीता जो इंडिया में मार दिए गए थे वो छत्तीसगढ़ के एक छोटे से प्रिंसली स्टेट कोरिया में मारे गए थे। तो गवर्नमेंट ने ऐसे साइट्स की खोज की जहाँ पे सवाना ग्रासलैंड्स हो और जहाँ पे अफ्रीकन क्लाइमेट से थोड़ा मिलता जुलता और जहाँ थोड़ा क्लोज क्लाइमेटिक कंडीशंस हो। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया ये था कि चीता के लिए सही मात्रा में प्रे की अवेलेबिलिटी, यानी उनके शिकार के लिए सही मात्रा में जानवरों का होना। चीता एक लाइट वेट एनिमल है जिसका एवरेज वेट 21 to 71 किलोज़ तक का होता है। तो उसका शिकार का वेट भी 60 किलोज़ से कम का ही होता है। तो गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना था कि जहाँ पे एक चीता है उसके हिसाब से 60 से कम वेट के जानवर होने चाहिए, तभी वो उनको शिकार कर पाएगा। अदरवाइज़ उससे जो हैवी वेट के जो एनिमल्स हैं वो उसको जनरली शिकार नहीं कर पाता। एक फैक्टर ये भी था कि जो दूसरे टॉप प्रेडेटर्स हैं उनसे चीता के लिए वहाँ पे कंपटीशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो दूसरे टॉप प्रेडेटर्स हैं जैसे कि लॉयन, टाइगर, लेपर्ड, वो चीता से साइज़ में और स्ट्रेंथ में दोनों में ज़्यादा बड़े हैं। तो उससे चीता को जंगल में सस्टेन करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है, और जब तक वो अडॉप्ट नहीं कर लेता उस कंडीशन एंड उस जंगल को, तब तक तो एटलीस्ट नहीं ही होनी चाहिए। इन सब बातों से हमें ये तो समझ आता है कि जो चीता रिलोकेशन प्रोजेक्ट है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एंड काफ़ी रिस्की है। पर इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी सालों से कूनो नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है और जो कि सवाई माधोपुर के जंगल बेल्ट से काफ़ी वेल कनेक्टेड है, उसे काफ़ी सालों से इंडियन गवर्नमेंट डेवलप कर रही है, जिसका मतलब है कि वहाँ पे ग्रासलैंड्स बना रही है, वहाँ पे सफिशिएंट प्रे ला रही है। इस प्रोजेक्ट में एमपी के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी एक बहुत बड़ा रोल है, जो कि टाइगर रिलोकेशन में एक्सपर्ट है। उन्होंने पहले भी कुछ प्रोजेक्ट्स टाइगर रिलोकेशन की सक्सेसफुली किए हैं। गवर्नमेंट का लॉन्ग टर्म विजन ये था कि कूनो नेशनल पार्क को एक ऐसे पार्क के रूप में डेवलप किया जाए जहाँ पे चारों बड़े प्रेडेटर्स एक साथ कोएग्जिस्ट करते हो। इनिशियली उनका ये प्लान था कि कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ चीतास को पहले इंट्रोड्यूस कराया जाए, फिर उनको क्लोज्ड ऑब्जर्वेशन में रख के उन्हें यहाँ के हैबिटेट एंड क्लाइमेट से उनको पहले अडॉप्ट कराया जाए। फिर जब वो एक बार अडॉप्ट हो जाते हैं और जब उनकी एक बार नंबर्स इंक्रीज होती है, उसके बाद धीरे से जो दूसरे बड़े प्रेडेटर्स हैं उनको भी कूनो में लाया जाएगा और उनको रिलोकेट कराया जाएगा। तो जब सारा रिलोकेशन प्रोसेस हो जाएगा तब कूनो नेशनल पार्क एक ऐसा पार्क दुनिया में बन जाएगा जहाँ पे चारों बड़े प्रेडेटर्स, जो कि टाइगर, लॉयन, लेपर्ड और चीता, चारों एक साथ कोएग्जिस्ट करेंगे। तो जो कि हमारे बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है। उसके अलावा वो वहाँ की लोकल इकोनॉमी को भी बूस्ट देगा। अगर आपको पता होगा तो जो कूनो नेशनल पार्क है वो ग्वालियर के आसपास के इलाकों में आता है। वो एरिया डेवलपमेंट में काफ़ी पीछे रह चुका था। अगर ये नेशनल पार्क का प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो वहाँ के लोकल्स के लिए भी एक टूरिज़्म का बहुत ही ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। अब रिलोकेशन प्रोजेक्ट का तो असेसमेंट जब इम्प्लीमेंटेशन होगा उसके बाद ही हम कर सकते हैं, लेकिन हमें ये ज़रूर रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि इंडिया में जब मुग़ल एरा के टाइम पे मोर देन 10,000 चीताज हुआ करते थे, वो 1952 में एक्सटिंक्ट हो गए। तो उसके क्या कारण रहे होंगे या क्यों इतने जल्दी एक्सटिंक्ट हो गए? इसके मेनली 3-4 कारण हैं। एक तो ब्रिटिश एंड मुग़ल राज में बहुत ही ज़्यादा शिकार हुआ करता था। उसके अलावा चीता को शिकार के लिए एज अ टूल यूज़ किया जाता था, जिसके कारण चीतास को बहुत ही बुरे कंडीशंस में रखा जाता था और एंड में ये हुआ कि जितना भी उनके लिए प्रे था वो उनकी बहुत कमी होने लगी जंगलों में। और इवन एक और रीज़न भी दिया जाता है कि बहुत ज़्यादा डेजर्टिफिकेशन होने लगा था उन एरियाज़ में, तो जिसके कारण चीतास की अचानक से कमी होने लगी।
तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण आज इंडिया में एशियाटिक चीता बिल्कुल भी नहीं बचे और ये नौबत आ गई कि हमें अफ्रीकन चीतास को रिलोकेट करना पड़ रहा है। अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।